जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह वीडियो प्यारे दोस्तों एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को साथियों पूरा देखिएगा और वीडियो को जितना भी बच्चे देखेंगे और वीडियो में अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक करें और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं साथियों पहले प्रश्न की ओर। शेयर कर दीजिएगा आप लोग सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात पूछा जा रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक था, ठीक है। तो आप लोग पहले बताइए कि भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? यह था साथियों 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। और इसमें में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किस राज्य की लिंगानुपात था? सबसे अधिक किस राज्य का था लिंगानुपात? तो यह था साथियों केरल का था। किसका था? केरल का 1084, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थीं। अब बताइए कि सबसे कम किस राज्य का था? सबसे कम कौन से राज्य का था भारत में? तो यह था हरियाणा का। कहाँ का दोस्तों? हरियाणा का था। कितना था? तो 877, जो कि 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, ठीक है। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार। और आपसे पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, तो यह पुडुचेरी की लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। कितना है पुडुचेरी का लिंगानुपात साथियों? तो जानते हैं 1037, यानी 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं हैं। और सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन और दीव का है जो साथियों, दमन द्वीप का यह सबसे कम है। कितना है जानते हैं? 618। बताइए कितना कम है? 1000 पुरुष हैं तो 618 उन पे महिलाएं हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला देखिएगा, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बताइएगा कौन सा देश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों दिशाओं से घेरता है? तो यह साथियों बांग्लादेश। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप लोग बताइएगा कि त्रिपुरा के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व किस से घिरा हुआ है? तो यह साथियों असम से और मिजोरम से घिरा हुआ है। असम एंड मिजोरम। असम और मिजोरम से त्रिपुरा जो है साथियों वो पूर्व दिशा में घिरा हुआ है, लेकिन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। हरित क्रांति की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? आप लोग बता सकते हैं? तो यह हुआ था साथियों मेक्सिको में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1966-67 में। बहुत जगह पे आप लोगों को और ज़्यादा कुछ रहेगा तो इसे बोल देते हैं 1960 से 1970 के दशक में, यानी कि इसके बीच में होता है, ठीक है। और बताइएगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता आप लोग बता सकते हैं जन्मदाता कौन थे? तो यह साथियों जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन वारलॉग, ठीक है। डॉक्टर नॉर्मन वारलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जन्मदाता थे। इसकी शुरुआत मेक्सिको देश से हुआ है। यह 1966-67 में शुरुआत हुआ है, यानी कि 1960-1970 के दशक में।
और बताइएगा कि जो हरित क्रांति है इसका भारत में जन्मदाता कौन है। भारत में आप लोग बता सकते हैं जन्मदाता कौन है। भारत में जन्मदाता है साथियों एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में जन्मदाता है हरित क्रांति का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। भोपाल झील, इसी को कहते हैं साथियों भोजताल। क्या यहाँ पे रहेगा आपका भोजताल झील, जो कि अपने समय में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण बताइएगा कौन से शताब्दी में हुआ था। तो इसका निर्माण साथियों 11वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने किए थे साथियों। इसका निर्माण जो है भोजताल झील का निर्माण किसने किया। यह किए साथियों राजा भोज ने। किसने? राजा भोज। भोजताल से समझ लीजिएगा आप लोग कि भोजताल, तो राजा भोज। ठीक है, और जो राजा भोज हैं साथियों, राजा भोज यह परमार वंश के शासक थे। कौन थे? परमार वंश के शासक। आपसे पूछा जाएगा कि राजा भोज कौन थे, तो यह परमार वंश के शासक थे। कौन थे? परमार वंश के शासक थे। भोजताल झील जो है वो कौन से नदी के किनारे बना है। बताइएगा कि ये भोपाल झील यानी कि भोजताल झील, क्या साथियों भोजताल झील यह कौन से नदी के किनारे है। तो यह साथियों कोलांस नदी के किनारे है। कोलांस नदी के किनारे बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बताइएगा साथियों कि कहाँ पे गेहूं का उत्पादन जो है वो नहीं होता है, कौन से राज्य में। तो ये हो जाएगा गोवा। गोवा में गेहूं का उत्पादन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साथियों गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य है। ठीक है, गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे क्या है छोटा राज्य है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ओके, आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका बताइएगा कौन से स्टेट में है। कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु या हरियाणा। तो साथियों कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। कहाँ में? कर्नाटक राज्य में। बताइएगा कि कर्नाटक में जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट इसकी संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या है साथियों 28। राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या आप लोग बताइएगा। विधानसभा सीटों की संख्या बताइएगा, विधानसभा सीटों की संख्या। तो जानिएगा लोकसभा में 28 सीट हैं, राज्यसभा में 12 हैं, और विधानसभा जो है उसमें 224 सीटें हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 17 नंबर देखिएगा। 17 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बताइएगा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो यह कहता है कि भारत के जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
तो यह बताता है साथियों आर्टिकल 76 जो कि भारत के जो महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और जो आर्टिकल 123 है यह क्या कहता है? यह कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 123 में है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। समझ गए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश क्या किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है। आर्टिकल 12 क्या कहता है आप लोग जानेंगे। आर्टिकल 12 के बारे में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द इसको परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है साथियों? परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? बताएंगे। आर्टिकल कौन सा है साथियों जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? तो यह साथियों आर्टिकल 148, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर्टिकल 148। ठीक है, अगला देखिएगा 19 नंबर। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो देखिएगा, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा साथियों रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो कि तेल का जलना रासायनिक ऊर्जा है। बैटरी साथियों, बैटरी ये भी रासायनिक ऊर्जा है। विस्फोट होना यह भी क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट कैसा रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।